ये देखते हैं कि कौन से वो 5 एनिमे हैं, और आप जब उनको एक बार देख ले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगे। पहला एनिमे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है टोक्यो घूल। इसमें ऐसा होता है कि टोक्यो एक जगह है जहाँ पे 2 टाइप की रेसेस प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है ह्यूमंस एंड सेकंड होती है ह्यूमन ईटिंग घूल्स। घूल्स के बारे में स्पेशलिटी ये रहती है कि इनकी आंखें जो रहती हैं वो ब्लैक और रेड रहती हैं, और इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं हम काकुजा। सबका काकुजा अपना ग्रांट, प्लस इनके पास सुपर हीलिंग एबिलिटीज़ होती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कतई डेडपूल जैसे होते हैं कि एकदम पूरे हील हो जाएंगे और मर नहीं सकते, नहीं, बट इनकी हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है इस अगर यूँ देखा जाए तो घूल्स को और ह्यूमंस को डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घूल्स की आंखें तभी ब्लैक एंड रेड हो जाती हैं तब जब वो अपने काकुजाज एक्टिवेट करते हैं। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो देयर इज़ नो वे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन घूल्स एंड ह्यूमंस। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होगे कि अब ह्यूमंस कैसे फाइट करेंगे इतने स्पेशल घूल्स। ऐसा होता है कि जब भी वो किसी घूल को मारते हैं तो उनके काकुजास जो रहते हैं उनसे ह्यूमंस जो रहते हैं वो एक स्पेशल वेपन डेवलप करते हैं जो उस काकुजा की एबिलिटी को कॉपी करता है। इसका मतलब कि अगर ह्यूमंस खुद को फिज़िकली बहुत अच्छे से ट्रेन कर ले और वो इन वेपन्स, स्पेशल वेपन्स का यूज़ करें तो वो घूल के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, और ऐसा होता है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो कि घूल्स को फाइट करने के लिए रहती है। तो स्टोरी बहुत ही नॉर्मल तरीके से चालू होती है। हमारा एकदम सीधा साधा ह्यूमन प्रोटैगनिस्ट केन कानेगी रहता है, बहुत ही स्टूडेंट है, बहुत ही नॉर्मल इंसान है। वो एक लड़की के साथ डेट पे जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। इनकी डेट जैसे ही एंड होती है लड़की बोलती है कानेगी से कि क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो मेरे घर तक, क्योंकि मेरे घर के पास में बहुत ज़्यादा गूल्स के केसेस आए तो मुझे डर लग रहा है। तो कानेगी खुद एक थोड़ा सहमा सा बॉय रहता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि नहीं यार, हेल्प कर देता हूँ, चले जाता हूँ। तो वो उसके साथ जाता है। वो दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास में पहुंचते हैं, और वो जैसे ही पलटता है तो लड़की की जो आंखें होती है वो रेड एंड ब्लैक हो चुकी होती है। इसका मतलब कि वो भूल रहती है और वो कानेकी को खाने की कोशिश करती है। बट सडनली ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट के जो पास में, जिनके पास में वो लोग रहते हैं, उसमें से एक बार जो रहता है वो गिर जाता है इन दोनों के ऊपर। दोनों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। घूल तो मर ही जाती है और कानेकी क्रिटिकल सिचुएशंस में ज़िंदा रहता है। अब जो इंसान उनकी हेल्प करने आते हैं उनको नहीं पता होता कि दूसरी लड़की जो है वो घूल है, तो वो उस लड़की के ऑर्गन्स, घूल्स के ऑर्गन कानेकी में लगा देते हैं जो कि डैमेज हो गए होते हैं, और कानेकी को बचा लेते हैं। इस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के कारण ऐसा होता है कि कानेकी बच तो जाता है बट वो हाफ घूल बन जाता है। अब तुम खुद इमेजिन कर सकते हो कि कैसा लगेगा एक इंसान को जो कि थोड़े दिन पहले बर्गर पिज़्ज़ा पे जिंदा था, अब उसको इंसानों को खाना पड़ेगा जीने के लिए। तो कुछ इसी तरह से स्टोरी चालू होती है, और कानेकी कैसे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करेगा वो देखना होगा, और साथ ही साथ वो क्या क्या नई चीज़ें सीखेगा। ह्यूमंस का एक बहुत ही बायस्ड ओपिनियन रहता है कि घूल्स बहुत बेकार होते हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कानेकी भी सोचता था। बट अब कैसे वो एक नया पर्सपेक्टिव फॉर्म करता है दोनों ही काइंड्स के बारे में, ये देखने लायक होगा। अभी तक आपको हो सकता है लग रहा हो कि यार स्टोरी बोरिंग है, बहुत ही लिनियर्ड है, बट ऐसा नहीं है। बहुत ही सारे साइको लोग आते हैं बीच में, और कैसे एक सहमा सा लड़का एक डेवलप्ड मैन बनता है एक प्रॉपर थिंकिंग के साथ। क्यों वो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, वो तुमको रियलाइज़ होगा स्टोरी में। और एवरी कैरेक्टर जिसके भी अक्रॉस तुम आओगे वो एक से एक है, सबका अपना एक माइंडसेट है, सबका एक रीज़न है कि ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। और तुमको रियलाइज़ होगा कि यार ये इतना आसान नहीं है कि हाँ गूल्स बुरे हैं या ह्यूमंस बुरे हैं या दोनों अच्छे हैं, क्या है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है और तुम्हारा दिमाग फाड़ देगी ये स्टोरी। स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड सीज़न तो तुम्हारा दिमाग ही ख़राब कर देंगे, और एंड पहुँचते पहुँचते तुम शायद पागल हो चुके होगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, इसको ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट एनिमे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है साइको पास। क्या हो अगर एक बार ऐसा सोच के देखो कि क्राइम होने के पहले ही हम उसको रोक सकते हैं। वेल यहाँ पे वो पॉसिबल है बट आसान नहीं है। सिविल सिस्टम करके एक AI डिटेक्ट करता है कि कोई एक पोटेंट क्रिमिनल है कि नहीं है बेस्ड ऑन द कोफिशिएंट। पूरी सिटीज़ में बहुत सारे रोबोट्स होते हैं, कैमरेज होते हैं, इवन ह्यूमन इन्वेस्टिगेटर्स रहते हैं जिनकी गन में स्पेशल फीचर रहता है जिससे आप लोगों को स्कैन कर सकते हो और उस पर्टिकुलर इंसान का आप क्राइम कोफिशिएंट निकाल सकते हो और ये डिटेक्ट कर सकते हो कि वो एक पोटेंट क्रिमिनल है या नहीं है।
एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम कोफिशिएंट ऑफ दैट पर्सन आप डील कर सकते हो कि कैसे उस बंदे को सही करना है। या तो अगर उसका क्राइम कोफिशिएंट थोड़ा कम है तो उसको सिर्फ टेज़ करा जाएगा, और अगर उसका क्राइम कोफिशिएंट बहुत ही ज़्यादा है तो उसको डायरेक्ट मार दिया जाएगा। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि यार बहुत अच्छा है यार, क्राइम होने के पहले रोक पा रहे हो, बट इस सिस्टम में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसका रियल प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे लोगों के ब्रेन स्कैन पे बेसिस पे ये बता सकता है कि क्राइम ये लोग करने वाले हैं, बेसिस पे ये बता सकता है कि क्राइम ये लोग करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, सिस्टम का सीक्रेट क्या है, क्यों ये परफेक्ट नहीं है, क्या क्या इसकी भी लिमिटेशंस हैं, ये सब हमें पता चलती है जैसे ही हम आगे स्टोरी में जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरी है एंड आई नो यू विल डेफिनेटली एन्जॉय दिस। नेक्स्ट एनिमे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मिराई निक्की, और इंग्लिश में बोले तो फ्यूचर डायरी। इसमें ऐसा होता है, उसका 10 ईयर होता है, मतलब वो ऑलमोस्ट मरने वाला रहता है, तो उसका सक्सेसर चूज़ करने के लिए वो एक गेम डिसाइड करता है और डिज़ाइन खुद करता है, जिसको जो जीतेगा वो गॉड बनेगा। एंड कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब गॉड और उसका असिस्टेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा उस गेम में। वो सिर्फ जो लोग खेल रहे हैं सिर्फ वही लोग इन्वॉल्व होंगे। बेसिकली इसमें 12 रैंडम पीपल को चूज़ करा जाता है जिनके पास अलग अलग तरह की डायरीज़ रहती है जो उनको स्पेशल एबिलिटीज़ ग्रांट करती है। हमारे हीरो के पास कुछ ऐसी डायरी रहती है फ़ोन में जो उसको ये बताती रहती है कि उसके आजू बाजू होने वाले इवेंट्स क्या होने वाले हैं फ्यूचर में। ज़्यादा लंबा फ्यूचर नहीं दिखाती है, बट हाँ दिखाती है। ऐसे ही 12 प्लेयर्स और होते हैं जिनके पास स्पेशल डायरीज़ रहती हैं, और वो एक दूसरे को किल करेंगे, एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और जो आखिरी में सर्वाइवल गेम में बचेगा वो गॉड बनेगा। और वो वर्ल्ड में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी की भी आइडेंटिटीज़ नहीं पता होती है, उनको एक दूसरे को ढूंढना है और वो एक दूसरे को ढूंढ के ख़त्म करेंगे। बीच में मीटिंग्स होती हैं इनकी, जिसमें इनकी शक्ल वगैरह सब छुपाई हुई होती है, सिर्फ प्रोजेक्शंस रहती हैं जिसमें डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन क्या है। बट फॉर्चुनेटली ये जो प्लेयर्स होते हैं ये सब आज थोड़े आजू बाजू वाले ही लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदा अमेरिका से आ रहा है एक बंदा इंडिया से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, जापानीज़ स्टोरी है। तो देखना इसको। और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टर लगा मुझे वो इसके साथ में रहने वाली लड़की है यूनो। इनका नाम रहता है इनके नंबर पे बेस्ड, जैसे कि हीरो का नाम फर्स्ट रहता है और जो उसके साथ लड़की रहती है उसको सेकंड बोलते हैं। रियल नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे एक दूसरे को प्लेयर्स कॉल करते हैं उस वाले नाम की बात कर रहा हूँ। यूनो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सेकंड, जो कि हीरो के साथ रहती है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये चीज़ कि अगर आप उसको देखोगे तो आपको इतनी इंटरेस्टिंग लड़की लगेगी, वो मोर इंटरेस्टिंग दैन एनी ऑफ द प्लेयर्स इन द गेम। और जैसे जैसे आप स्टोरी में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे स्टोरी और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। सुनने में आसान लग रही है बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को साइको चीज़ें बहुत पसंद है तो फिर ये एनिमे आपके लिए सबसे सही है, क्योंकि यूनो एक नंबर की साइको है, ठीक है। मज़ा आने वाला है, बहुत बहुत एंजॉय करोगे, देखना ज़रूर। नेक्स्ट एनिमे जो कि बहुत ही फेमस है और सबने नाम होगा बट फिर भी डेथ नोट बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे है। अब एक बार सोच के देखो कि क्या हो अगर आपके पास एक ऐसी नोटबुक हो जिसका आप नाम लिखो, उसकी फेस इमेजिन करते हुए वो इंसान मर जाए। वेल दैट्स व्हाट हैपन्स विद द हीरो। रैंडमली एक रियू करके डेथ गॉड रहता है, वो अपनी डेथ नोट गिरा देता है और हमारा हीरो और विलन जो चाहे वो बोल सकते हैं उसको, तो यागामी लाइट जो होता है वो उसको डेथ नोट को उठाता है। सबसे पहले उसको जोक लगता है कि नहीं यार ऐसा असली में थोड़ी ना कुछ होता होगा, लेकिन जैसे ही वो घर पे जाता है और एक क्रिमिनल की फ़ोटो देखता है तो उसका नाम आता है न्यूज़ चैनल पे, तो उसका नाम लिखते हुए उसका पिक्चर इमेजिन करके वो लिखता है एंड विद इन 40 सेकेंड्स ही इज़ डेड। एंड उसके बाद उसको बिलीव नहीं होता बट टेस्ट करने के लिए और लोगों के नाम लिखता है एंड इट टर्न्स आउट इट्स राइट। अभी लग रहा होगा ना कि कितना अच्छा है यार, ऐसी डेथ नोट ऐसे करके जितने भी क्रिमिनल्स है सबको मार दिया जाएगा। पहले इतना आसान नहीं होता। क्या हो अगर सडनली सारे क्रिमिनल्स गायब होना चालू हो जाए, पुलिस बेवकूफ़ तो है नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यही दो कंडीशन नाम पता होनी पड़ती है अगर उसका आपको मारना है तो डेथ नोट के थ्रू। पुलिस धीरे धीरे ढूंढने की कोशिश करती है कि कौन है कल्प्रिट, और एक सीक्रेट एजेंट टाइप्स रहता है जिसका नाम एल से सब लोग जानते हैं, उसका रियल नेम कोई नहीं जानता। और एल के बीच में और लाइट यागामी के बीच में जो फाइट होती है ना, मज़ेदार होती है यार। मैं ऐसे हाथापाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेंटल वॉर की, स्ट्रैटेजीज़ एंड कैसे वो दोनों प्लान करते हैं एक दूसरे को पकड़ने के लिए। कोई नहीं जानता कि असली कल्प्रिट कौन है, बट
Yagami wants to know the real name of L and L wants to know that who is the one who is killing all the criminals. तो ऐसे ही करके एक बहुत ही ख़तरनाक साइकोलॉजिकल बैटल चालू होती है और इतनी मज़ेदार है कि आप कभी भी रुकने का नाम नहीं लोगे जब तक आप पूरी सीरीज़ ख़त्म नहीं कर दोगे. सोना भूल जाओगे, खाना भूल जाओगे, मज़ा आएगा कि लॉकडाउन में एक तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई है. तो यार इसी के साथ मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को. आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा और हो सकता है कि मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, बट मैंने अपना फुल ट्राई किया. अगर कोई इम्प्रूवमेंट है जो मैं कर सकता हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. और हाँ, इन एनिमेज़ को देखने के बाद आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में.